नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग मानसून के बारे में जो आप लोग चर्चा करते हैं, मानसून जो पढ़ते हैं वो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तापीय सिद्धांत पर। लेकिन तापीय सिद्धांत पर डिस्कशन करने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी होता है, जैसे वायुमंडलीय परिसंचरण। एयर का सर्कुलेशन जब तक आप लोगों को नहीं पता होगा तब तक आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले जानना के प्रयास करेंगे यहां पर वायुमंडलीय परिसंचरण। आखिर पवनें चलती कैसे? तो दो तरह की पवनें होती, ठीक। एक हॉरिजेंटल, ठीक। दो तरह की हमेशा जब भी हम लोग पवनें की बात करते हैं, एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। दो तरह की पवनों की गति होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझने से पहले हम लोग पहले वायुमंडलीय परिसंचरण की एक डिफिनीशन समझना जरूरी होता है, क्योंकि वायुमंडलीय परिसंचरण की जब तक आप लोगों को परिभाषा नहीं पता होगी तो फिर हम लोग उसको आगे नहीं समझ पाएंगे। तो पहले परिभाषा देखते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारी चीजें बहुत आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इनमें हवाएं क्षैतिज एवं इनमें हवाएं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह, जिनमें प्रवाह करती हैं जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ होता है। अभी बस आप लोग पहले ही से नोट कर लीजिएगा, फिर जब मैं डिक्टेट करूंगा इस चीज को तो आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर होता चला जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण से अक्षांशीय तापीय संतुलन होता है
और साथ साथ मौसम परिवर्तन भी होता है। ये इसकी परिभाषा। ठीक, इनमें हवाएं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह करती हैं, जिनमें ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान होती है। ठीक, अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो बात मैंने यहां पर कही उसको पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को अदर चीजें समझाऊं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ, ये हमारा सूर्य है, और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी। ठीक है, आराम से समझना, कोई दिक्कत आए आप लोग बताइएगा मुझे। यहां पर चीजें जो हम लोगों को समझनी है वो बड़े आसानी से समझ में आने वाली है। ये सूर्य है, सूर्य अपना प्रकाश कुछ ऐसे देता है। ठीक है, जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी वहां पर सूर्य ताप ज्यादा मिलेगा, ये सभी को पता है। ठीक, पॉइंट बनाते हुए लिखते चलिएगा, जहां पर भी सूर्य की किरणें आभासी रूप में लंबवत पड़ती हैं वहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी। अब जब सूर्य की ऊष्मा ज्यादा प्राप्त हो रही है, सूर्य की गर्मी आपको ज्यादा प्राप्त होगी, तो कॉमन सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, अगर सूर्य की ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होगी तो उस जगह के तापमान में वृद्धि होगी, तो उस स्थान के तापमान में वृद्धि होगी। समझते हुए चलना है। अब जब तापमान बढ़ेगा
तो नॉर्मल सी बात है, दो तरह के सिम्टम होते हैं हमारी अर्थ में। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में एक स्थल और दूसरा समुद्रीय क्षेत्र होता है। पृथ्वी में क्या होता है, एक स्थलीय क्षेत्र होगा और दूसरा जलीय क्षेत्र होगा। ठीक, तापमान में वृद्धि होगी। अगर स्थलीय क्षेत्र है तो स्थलीय तेज क्षेत्र कैसा होगा, तेजी से गर्म होगा और उतनी ही तेजी से ये ठंडा भी हो जाएगा और तेजी से ठंडा भी होगा। क्यों? क्योंकि क्रस्ट का जो ऊपरी भाग ही गर्म होना है और जब पृथ्वी के भूपर पट्टी का ऊपरी भाग ही केवल गर्म होगा तो जैसे ही सूर्य ताप की मात्रा उस क्षेत्र पर पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्र ऊपरी भाग तेजी से गर्म हो जाएगा। जलीय क्षेत्र की बात करें तो जलीय क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो अंदर तक के तापमान में वृद्धि होती है, जल के ऊपरी क्षेत्र भर के तापमान में वृद्धि नहीं होगी, उसके आंतरिक क्षेत्र से लेकर तब तापमान में बढ़ेगा। ठीक, तो इसको सूर्य की किरणों को अधिक गहराई जाना होता है, अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इसके कारण पानी क्या होता है, देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। तो जलीय क्षेत्र क्या होगा, देर से ठंडा प्लस देर से गर्म, यही दोनों चीजें फिनोमिना आएगा ना। और जहां पर भी सूर्य ताप के, मान लीजिए स्थलीय भाग की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो स्थलीय भाग में सूर्य ताप की मात्रा सीधी आभासीय लंबवत, अच्छा मैंने एक वर्ड बोला आभासीय लंबवत, अभी हम लोगों ने ये बात कही कि आभासीय लंबवत, इस वर्ड का मैंने उपयोग किया। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में हमें इन चीजों का आभास होता है। आभासी तो करते हैं हम लोग, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो आभास करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आभासीय लंबवत। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आप लोग लिखें तो यही लिखिएगा कि आभासीय लंबवत, तो उसमें एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कि हाँ आपने डेप्थ में पढ़ा हुआ, चीजें आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तेजी से गर्म और तेजी से ठंडा। तो जब ये गर्म होगा तो बेटा यहां पर चलने वाली हवाएं कैसी हो जाएंगी, हवाएं, ये चलने वाली हवाएं क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। ठीक, जहां पर सूर्य लंबवत है वहां पर हवाएं कैसी हो जाएंगी, गर्म होंगी। और गर्म पवनों का मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पवनें गर्म होती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, जब पवनें गर्म होंगी तो वह हल्की हो जाती है ना। हल्की होंगी तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये हवाएं हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। है ना, अब ये हल्की हो गई तो ऊपर की ओर उठेगी, और ऊपर की ओर ये लेटे लेटे तो उठेगी नहीं। ऊपर के लिए हम लोग जब बेड से
उठते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, अब यहीं से कॉन्सेप्ट समझना, बेड से उठते हैं तो हम खड़े होते हैं लंबवत, क्या हो जाते हैं लंबवत, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो क्या है लंबवत खड़ा हूं ना, सीधा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जब पौने ऊपर उठेंगी तो पौनों की स्थिति कैसी होगी, लंबवत होगी। कैसी हो जाती हैं पौने, लंबवत होगी। ठीक, ये क्लियर हुआ पॉइंट कि पौनों की जो हम लोगों ने क्षैतिज और लंबवत वाली यहां पर बात कही, तो ये बात मैंने यहां पर कही कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं तो ये कैसी हो जाएगी, यही गति को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर गति, मतलब ऊपर की ओर उठने वाली गति, ठीक। तो पौने क्या हो रही हैं यहां पर, पौने ऊपर उठ रही हैं धरातल से, ये आपका धरातल है, तो यहां से ये पौने ऊपर उठती है। ये कैसी पौने हैं, ये गर्म पौने, ठीक। और इनकी गति कैसी है, तो गति इनकी ऊर्ध्वाधर धर। जैसे कि आप लोग रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने जाते हैं, जब तक पैसा है तब तक तो आपके सारे मित्र, आपके दोस्त यार और सो कॉल्ड आप लोगों के जो जीवन में नए नए लोग जुड़ते हैं, है ना, मुखर्जी नगर और सब जगह देखने को आप लोगों को अच्छे से मिलता है, बड़ा चाय वाय पीते हो आप लोग दुकानों में जा जाकर। उसका रीजन ये, जब तक आपके पास पैसा है तब तक तो आप चाय पी सकते हो, जब पैसा नहीं है तो आपकी गति लंबवत हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, आप वहां से भाग जाते हो कि पैसा नहीं है यार, बेइज्जती हो जाएगी, अगला आदमी हमें इंसल्ट कर देगा, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दोस्त दोस्त न रहा, सीधी सी बात, गति क्या हो गई, आप हल्के हैं, कहां से हल्के हैं, पॉकेट से, जब पॉकेट से हल्के हैं तो नॉर्मल सी गति आपकी कैसी है, लंबवत। आप कहीं पर भी वहां पर नहीं जाओगे जहां पर एक्सपेंस करने वाली सिचुएशन, खर्च करने की बात आएगी, वहां से आप कट जाएंगे, ठीक। क्योंकि आपके पास जिस वजन की बात है कि आपके पॉकेट में वजन है कि नहीं है, पॉकेट में वजन नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे। कॉमन है, यही फिनोमिना होता है जीवन में भी, और यही फिनोमिना इसका भी है कि हम जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम हल्के हुए, अर्थात ये हमारे फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है, इस ग्रुप में मेरे पास लगातार 4 महीने से पैसे इतने आ रहे हैं कि बस मैं अपना खाना खर्चा चला पा रहा हूं, खाना खर्चा चला रहा हूं, इसका मतलब है कि इस ग्रुप से मैं हट लूंगा, निकल जाऊंगा। तो वही चीज है कि ये जब हल्की हो जाती है तो ये पौने धरातल से ऊपर उठने लगती हैं। जब पौने हल्की होंगी हल्की होंगी तो धरातल से ऊपर उठने लगती है, ठीक। अब कहीं तो बैठेगा, ठीक। अब जब ये हल्की हुई धरातल से हुई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, यहां समझने वाली बात है कि अब नीचे की जगह खाली हो जाती है। ये धरातल का क्षेत्र जो है, धरातलीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली होगा ना। अब खाली जगह है तो नॉर्मल सी बात है, खाली जगह को भरने के लिए कुछ पौने आती हैं, ठीक है। तो जब खाली जगह भरने के लिए आप लोगों का किसी का कुछ ब्रेकअप वेकअप टाइप का होता है ना, तो आप लोग पहले पहुंच जाते हो खाली जगह भरने के लिए उसके यहां। मैं हूं ना, है ना, क्यों मैं हूं, क्योंकि मैं सेवक हूं आपका।
तो अब दूसरे आदमी पहुंच जाते हैं खाली जगह भरने के लिए। तो जब खाली जगह भरने वाली बात होती है तो यहां पर क्या है कि गर्म पौने हट जाती हैं, तो यहां पर ठंडी पौने आती हैं। पौने खाली स्थान को भरने के लिए आती हैं, परंतु इनकी गति क्षैतिज होती है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आया, क्यों आखिर क्षैतिज क्यों होती है भाई? क्योंकि ये क्या होती हैं? ठंडी पौने, भारी है। और एक चीज आप लोगों को पता है कि जो फल से लदा हुआ वृक्ष भी होता है वो कैसा हो जाता है? झुक जाता है। जिसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है वो भी आप लोगों से बहुत लिमिटेड, बहुत तसल्ली से, प्रेम से इस तरह से बात करेगा। आपके ग्रुप में भी जिसे ज्यादा नॉलेज होगी वो टुप टुप नहीं उछलता है। क्यों? क्योंकि वो बारिश का मेढक नहीं है ना। वो कैसा हो जाएगा? वो गरु और गंभीर होगा, उसके अंदर गंभीरता होगी, उसके अंदर शब्दों का चयन होगा, है ना? ये होता है ना। तो यहां पर क्या होता है कि ये पौने कैसी होंगी? ठंडी पौने भारी होती हैं, अब भारी हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये उड़ के ऊपर से तो चल नहीं सकती हैं। भारी हैं तो इनकी मूवमेंट कैसे होगी? ऐसे होगी, नीचे। कैसी हो जाएगी? नीचे की तरफ होगी। तो ये कैसी? भारी मतलब नीचे। इनकी गति कैसी हो जाएगी? इनकी गति जो होगी वो ऐसे होगी। मतलब धरातल से स्पर्श करते हुए ये पौने चलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये गति को, इस गति को हम लोग कहते हैं क्षैतिज गति। एक एक पॉइंट को एकदम आसान से आसान भाषा में समझा रहा हूं, तो आप लोग इससे कनेक्ट कीजिए अपने आप को, तो चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि ठंडी पौने की गति हमेशा क्षैतिज होगी, कहीं पर भी ठंडी पौने होंगी, और जहां पर भी गर्मी होगी वहां पर गर्म पौनों की हमेशा गति कैसी होगी? वो ऊर्ध्वाधर होगी। ठीक, अब इसको समझो, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पर डिफिनीशन हमारा पहला पॉइंट ये था कि ये कैसी होती है? हवाएं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह करती हैं, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट आता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा? ये धरातलीय क्षेत्र है, ठीक। अभी ये पूरी सरफेस कैसी है? गर्म हो गई है। ये धरातल कैसा है आपका? गर्म हुआ तो हवाएं ऊपर उठ के आगे की तरफ हल्की हुई, ऊपर उठी। ठीक, अब पौने क्या आएंगी? ठंडी पौने इसकी तरफ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अब जगह खाली हो गई, और जगह खाली हुई तो ठंडी पौने यहां पर आएंगी। तो यहां पर गर्म हवा ऊपर गई, ठीक। ठंडी हवा खाली स्थान को भरने के लिए आई, ठीक। ये दोनों चीजें चली।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो तापमान है, यहां पर क्या हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होगा होगा क्योंकि अब जब ठंडी हवाएं आएंगी तो तापमान में परिवर्तन, मतलब धरातलीय क्षेत्र कैसा होगा, ठंडा होगा, और मौसम कैसा हो जाएगा, और मौसम ठंडा हो जाएगा। अब इसके एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। ऐसा होगा ना, जब गर्म हवा ऊपर चली गई, ठंडी हवा नीचे आएगी, वहां पर तापमान अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस समय धरातलीय क्षेत्र का तापमान ऑटोमेटिक कम हो जाता है। अब इसको बड़े लाइव एग्जाम्पल समझ, आजकल गर्मी आ गई है, ठीक है, गर्मी आ गई है, मतलब आप लोग जैसे अपना कमरा बंद रखते हो, ठीक, अभी क्या है, बहुत लोग कूलर नहीं चला रहे होंगे, कुछ लोग एसी भी नहीं चला रहे होंगे, कुछ नहीं चला रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है, अभी फैन से काम चल रहा होगा, ठीक। अगर आप अकेले रहते हैं कमरे में तो भी वही कंडीशन होगी, 2-3 लोग रहोगे तो फिर अलग चीजें होंगी, उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले आपके बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, फैन चल रहा है, रूम का भी एक टेम्परेचर है, दिन भर की हीट आई है आपके कमरे में, अब धीरे धीरे वो बनेगा, क्या हो गया, कमरा धीरे से गर्म है, फैन चल रहा। लेकिन जब आप मॉर्निंग में अपना डोर खोलते हो, दरवाजा खोलते हो ना अपना मॉर्निंग में, जब दरवाजा खोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गर्म हवा बड़ी तेजी से बाहर निकल रही है, और विंडो से, दरवाजे से आपकी ठंडी हवा अंदर की तरफ आ रही, तो आपके कमरे का तापमान अचानक से क्या हो जाता है, परिवर्तित होने लगता है। सुबह के टाइम पे आप लोग जगते ही होंगे, नहीं जगते होंगे बहुत लोग तो ऐसे हैं, ठीक है। इसमें सोचने वाली बात नहीं कि ये प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगा, कर लेना, ठीक। तो आपके कमरे का क्या हो जाएगा, तापमान तुरंत परिवर्तित हो जाता है, कमरा कैसे होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। सेम चीज अगर आप ठंडी में करते हैं तो रूम हीटर जला के रखते हैं, है ना, चलाए रखते हो रूम हीटर, रूम गर्म रहता है, अचानक से मॉर्निंग में खोल दो, सन से गर्म हवा गई और 2 मिनट लगता है रूम ठंडा होने में, तो तापमान में फिर से परिवर्तन, अर्थात ऊष्मा के स्थानांतरण से, मतलब गर्म हवा निकली, ठंडी हवा आई, तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया भैया। इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, ये आप लोग जीवन में रोज फील करते हो। अब 2 लोग हो आप लोग कमरे में, तो ये समझो कि 2 की बॉडी की गर्मी ज्यादा होगी। अब 2 बॉडियों की गर्मी जब ज्यादा हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, कमरे का टेम्परेचर और इंक्रीज कर जाएगा। 3 लोग रहोगे और इंक्रीज हो जाएगा, 4 लोग रहोगे और इंक्रीज होगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, जब आप लोग क्लासरूम में बैठते हो गर्मियों में तो चिपक के नहीं बैठते हो, फिर प्यार मोहब्बत भूल जाते हो आप लोग सबको। क्यों? क्योंकि पहले से ही इतना एसी चलने के बाद भी गर्मी है। क्यों? बॉडी की गर्मी है, वो आपकी बॉडी की ही गर्मी है जो क्लासरूम इतना हीट रहता है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से ये चीजें, इतना में अब आप लोगों को समझ में आ गया कि गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं, तो ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तापमान में परिवर्तन होगा, अर्थात गर्म एवं ठंडी पवनों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि गर्म पवनें जब ऊपर उठेंगी तो तापमान में वो क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाती हुई चल रही हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा। जैसे आप लोग ठंडी में क्या करते हो, रूम हीटर चलाते हो, तो रूम हीटर क्या करता है, आपके कमरे की हवा को गर्म कर देता है। गर्म मतलब आपके कमरे को
वो धीरे 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 कुछ समय में 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में पूरे रूम के तापमान को कैसा कर देता है, गर्म कर देता है। और बाहर ठंडा है, तो जब ये आप गेट खोलते हो तो क्या हो जाता है, तापमान में परिवर्तन। सेम चीजें हैं, जब गर्म और ठंडी पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलती हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण करती हैं, कि जो ऊष्मा मेरे पास है वो ऊष्मा मैं आपको दूंगा, है ना। यही तो स्थानांतरण है, कि वो ऊष्मा मेरे से आप तक पहुंच गई। तो ये क्या हो रहा है, स्थानांतरण की बात कर। जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज क्या कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि यहां पर नॉलेज का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ठीक, ज्ञान का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। मेरे पास जो है वो आप तक भी पहुंच रहा है, तो ये स्थानांतरण है। उसी तरह से हवाएं भी करती हैं, उसी तरह से मानव जीवन भी है, कुछ नया टफ नहीं है। ठीक, अब दूसरा वर्ड यहां पर यूज किया गया था कि अक्षांशों के माध्यम से, अक्षांशीय तापीय संतुलन, एक वर्ड मैंने यहां पर यूज किया था कि अक्षांशीय तापीय संतुलन। ठीक, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। इसे हमने कहा 23.5 नॉर्थ की तरफ, इसे कहा 66.5 नॉर्थ की तरफ, इसे कहा 90 डिग्री नॉर्थ पोल, इसको कहा हमने 90 डिग्री साउथ पोल, 66.5। अब ये पोल साउथ है तो साउथ की तरफ आएगा 23.5 साउथ। तो यहां देखा जाए कि ये जो आप लोगों को दिख रही हैं ये क्या है, सभी अक्षांश रेखाएं हैं। लैटिट्यूड, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखो, इस रीजन की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैंसर, कर्क रेखा। ठीक, इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न। ठीक, तो यहां पर सूर्य क्या रहता है, सदैव कहा जाता है आभासी रूप से लंबवत रहता है। ठीक, लंबवत। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध, इधर क्या हो जाएगा, शीत या फ्रीज, शीत कटिबंध, फ्रीज जोन या फिर शीत कटिबंध। सेम यही चीजें यहां पर भी तीनों आएंगे। अब देखो यहां पर ऊष्मा आएगी, नॉर्मल सी बात है, ये इधर आई, यहां से पौने उठ के ऊपर जाएंगी और फिर यहां से पौने उठ के ऊपर जाएंगी। पौने क्या है, ये सारी गर्म पौने चल रही। इधर भी गर्म आप लोगों को देखने को मिल रहा, ये भी गर्म है, ये भी गर्म। ठीक, क्यों गर्म, यहां से जो पौने चलेंगी वो इसके अपेक्षा गर्म है, और जो शीतोष्ण कटिबंध पौने से ऊपर उठेंगी वो क्या हो जाएंगी, शीत की अपेक्षा शीतोष्ण से जो पौने ऊपर उठ रही हैं तो नॉर्मल सी बात है वो शीत के लिए कैसी हो जाएगी, फ्रिज जोन के लिए गर्म होगी। तो यहां से पौने शीत कटिबंध से पौने किधर आएंगे, शीतोष्ण कटिबंध की तरफ। फिर पौने किधर चल रही हैं, ये कैसी हो जाएंगी, ये ठंडी पौने होगी।
ये ठंडी, यहां से पवनों का ये क्या है, सर्किल चल रहा है कि गर्म वाली ऊपर उठेगी, उनके खाली स्थान भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवने चल रही हैं। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में अगर हम लोग बात करें तो तापमान किनसे मैनेज हो रहा है, जो टेम्परेचर ट्रांसफर हो रहा है वो गर्म और ठंडी हवाओं से ही तापमान क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। किनसे हो रहा है, गर्म और ठंडी हवाओं के कारण ही टेम्परेचर जो है आपकी अर्थ का वो मैनेज हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अक्षांशीय संतुलन कौन बना रही हैं, जो हवाएं हैं गर्म एवं ठंडी हवाएं ही अक्षांशीय संतुलन को भी बनाती हैं। क्या है यहां पर, गर्म एवं ठंडी हवाएं अक्षांशीय संतुलन स्थापित करती हैं। ये क्लियर हुआ कि अक्षांशीय संतुलन कैसे बना रही है भाई, अगर अक्षांश में ठंडी हवाएं हैं और वहां पर गर्म हवाएं जाएंगी तो वो क्या करेंगी, यहां पर जब गर्म हवाएं जाएंगी तो इस तापमान शीतोष्ण कटिबंध के तापमान में वृद्धि कर देंगी। क्या कर देंगी, तापमान में वृद्धि कर देंगी। अब जब तापमान में वृद्धि हो गई तो इनके लिए राहत मिलेगी ना, और फिर जब यहां से पौने यहां शीत कटिबंध की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या कर देंगी, तापमान में वृद्धि कर देंगी। वृद्धि तो भैया जहां बहुत ज्यादा ठंडी अगर गर्म हवाएं जाएंगी तो वहां के तापमान को क्या कर दे रही, गर्म कर दे रही। ठंडा से गर्म मतलब क्या हो रहा, तापमान में स्थानांतरण हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण कौन कर रही हैं, यही जो पौने हैं, जो हवाएं हैं आपकी, ये क्या कर रही हैं, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रही हैं। तो इससे दूसरी चीज ये हुआ कि ऊष्मा आ रहा है तो भैया टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा। ये क्या कर देंगी, ये तापमान को कम करेंगी। ये पौने जो चल रही हैं, जो इधर से आ रही हैं आपकी दूसरी तरफ से, हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाएं जो आपके कटिबंध पे उतर रही हैं वो क्या करेंगी, तापमान को कम करेंगी, है ना। तो जो ठंडा और गर्म का जो एक संतुलन बना हुआ है वो इन पवनों के माध्यम से भी बना हुआ है। अब देखो ये इतनी चीज समझ में आ गई, मेरे हिसाब से आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसके आगे समझो, अब इसके आगे का गेम और पन्ना है। अभी ये पन्ने जो है ना बहुत विकराल है। अब देखो इतनी चीज क्लियर हुई। तो यहां पर हम लोगों ने बात कही ठीक है, पौने क्या हो रही हैं, उतर रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, और इधर से पौने ऊपर चल रही हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, इतनी चीज। तो हम लोगों ने एक चीज और बताई थी, सूर्य की किरणें जहां लंबवत होती हैं वहां तापमान में वृद्धि होती है।
ये भी बात हम लोगों ने की। तो केवल सूर्य के कारण ही तापमान नहीं मैनेज होता है आपका, क्योंकि सूर्य के कारण अगर तापमान मैनेज होता तो ये समझो कि ये किरणें जो हैं ये कितनी तिरछी हो जा रही हैं। शीतोष्ण कटिबंध में गर्मी नहीं आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये किरणें क्या है, तिरछी हो जाती हैं। अब जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं अर्थात उनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती हैं। इसे समझो, जब सूर्य की किरणें आभासीय रूप में आभासीय तिरछी होती हैं तो उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब जब ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो नॉर्मल सी बात है इसके तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। दूरी अधिक तय करने पर के कारण सूर्य ताप में कमी आती है। पहला पॉइंट तो ये, सूर्य ताप में कमी आती है। ठीक, सूर्य ताप की ऊष्मा में कमी आती है। अब यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि ऊष्मा में कमी आ रही है, मतलब तापमान, जो टेम्परेचर सूर्य की किरणों का होना चाहिए वो इतनी दूरी तय करते करते उनकी ऊष्मा कम हो जाती है। और जब ऊष्मा कम हो जाएगी तो सूर्य का प्रकाश तो पहुंचेगा लेकिन उसमें गर्मी की मात्रा कम होगी। इसका मतलब सीधा सीधा हिंदी की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो सूर्य का प्रकाश तो आपको मिला, हुई, लेकिन गर्मी कम मिलेगी, गर्मी कम प्राप्त होगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, इसका एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। ठंडी में सूरज तो निकलता है लेकिन क्या हो जाती है कि उसके ताप में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य दक्षिणायन होती है और दक्षिण से आप तक आने में किरणों को क्या हो जाती हैं, अत्यधिक आभासीय तिरछी हो जाती हैं। और जब तिरछी हो जाएंगी तो तापमान में कम होगा, तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका दूरी ज्यादा तय करेंगे तो तापमान कम हो जाएगा। ऐसे भी समझो, जैसे आपको किसी से मिलना था मुखर्जी नगर में या करोल बाग में, ठीक है, अब करोल बाग से उसने कहा कि करोल बाग आ गए, तुमने कहा हाँ भाई हम पहुंच गए हैं करोल बाग, हम पहुंच गए हैं मुखर्जी नगर, हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, हम पहुंच गए हैं सिविल लाइंस। ठीक, अब उसने कहा सिविल लाइन से 20 किलोमीटर आगे चले आओ। आपका माइंड में करो और बॉडी जो है कुछ खाए पिए नहीं हो, 20 किलोमीटर आगे चले आओ। 20 किलोमीटर आगे जाते 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 आपकी बॉडी की एनर्जी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप दूरी ज्यादा तय कर रहे हैं। तो जहां पर दूरी ज्यादा होगी वहां पर तापमान क्या होने लगता है, अपने आप कम होने लगेगा। तो वही चीज सूर्य के साथ भी है। ठीक, तो एक चीज ये क्लियर है कि केवल एनर्जी का सोर्स सूर्य अकेले तो नहीं हो सकता भाई। जो ऊष्मा का, जो आप लोग एनर्जी देखते हो, हीट एनर्जी है, कोल्ड एनर्जी है, ये दोनों का सोर्स अकेले
आपका सूर्य नहीं। इसके लिए दूसरा कारक भी होता है कि कई बार आप लोग देखते हो कि यहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम मिलती है लेकिन गर्मी बढ़ी हुई होती है। उसका रीजन क्या है कि ये पवनों की जो गति होती है ये क्या कर रही होती है, ये तापमान को कम और ज्यादा कर रही होती है। जो पवनें आपकी नीचे से ऊपर उठकर आगे बढ़ती हैं, ऊपर की तरफ आगे जाएंगी, तो वो पवनें क्या करेंगी, यहाँ के तापमान को बढ़ा देंगी। गर्म पवनें निकली, शीतोष्ण कटिबंध में पहुंची, उन्होंने तापमान को बढ़ा दिया। शीतोष्ण कटिबंध से पवनें निकली शीत कटिबंध की तरफ, उन्होंने तापमान बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है अक्षांशीय संतुलन भी कर रही हैं और तापमान में भी परिवर्तन कर रही हैं। तो तापीय संतुलन की जब हम लोग बात करेंगे कि अक्षांशीय तापीय संतुलन कौन कर रहा है, पवनें कर रही हैं। तो पॉइंट बनाइएगा, अक्षांशीय तापीय संतुलन है ना। किसी भी अक्षांश में तापमान, पॉइंट लिखिएगा, किसी भी अक्षांश में तापमान केवल सूर्य ताप के कारण, केवल सूर्य ताप के कारण ही नहीं होता है, हवाओं के माध्यम से भी, हवाओं के माध्यम से भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन पवनों से हो सकता है, तो ये भी देख लो। ऊष्मा का आप लोग पढ़े भी होंगे अभी तक, ऊष्मा का स्थानांतरण की अगर हम लोग बात करते हैं, पवने कैसे हैं, तो आपको पता है व्यापारिक पवनों के माध्यम से होता है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, नेक्स्ट स्थानीय पवने, मानसूनीय पवने, जेट स्ट्रीम, इन सब के माध्यम से क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब एक जगह से ऊष्मा दूसरी जगह ऊष्मा जाती है, किन, इन पवनों के माध्यम से ही। क्लियर हुआ कि ये सारा का सारा पूरा का पूरा गेम जो चल रहा है वो केवल सूरज ही एक माध्यम नहीं है। सूरज के अलावा भी कई चीजें हैं जो तापमान को अक्षांशों में या लैटिट्यूड में जो लेती हैं, इसलिए उन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। जो लंबी है लॉन्गिट्यूड, लंबा लॉन्गिट्यूड, बस याद हो गया। ठीक, तो लैटी और लॉन्गी दोनों याद हो जाएगा आप लोगों को आराम से। इसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायु परिसंचरण का वर्गीकरण करें तो और समझ में आ जाएगा। तो वायु मंडलीय
का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक। तो किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन ही पोजीशन होती है क्लास में, वही चीजें हम लोगों ने यहां पर ली, ठीक। तो अगर हम प्राथमिक में डालें कि प्राथमिक वायुमंडलीय संचरण में कौन कौन सी पौने आएंगी, तो ये आप लोग डालिए। सबसे पहले भूमंडलीय पौने, और दूसरा जेट स्ट्रीम, इन्हें कहा जाता है प्राथमिक स्तर की पौने। द्वितीयक स्तर की पौनों की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वहां पर पहला आता है चक्रवात, दूसरा प्रति चक्रवात, और तीसरा आपकी पौने जो हैं वो मानसूनी पौने होती, मानसून, ठीक। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि वायुमंडलीय परिसंचरण में जो मानसून हम लोग पढ़ रहे हैं वो किस वायुमंडलीय परिसंचरण का भाग है, वो द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण का भाग है। प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है पीटी में, तो आप लोगों को अब याद रहेगा मेरे हिसाब से, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तृतीयक में लोकल विंड्स, स्थानीय पौने आती हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मानसूनी पौने कैसी हो गई अब आपकी द्वितीयक, चाहे नोट कर लीजिए, ये आप लोग फिर भूल जाओगे तो नोट कर लो। मानसूनी पौने, सूनी पौने द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक। ठीक है, इतनी चीज। एक पॉइंट इसमें और लिख लो, लिखो जिसके प्रभाव से भौतिक एवं जैविक घटकों की विशेषताएं प्रभावित होती हैं, आप लोगों के जीवन में भी मानसून का बड़ा प्रभाव है। जैसे ही बारिश होती है वैसे टुप दे आप लोग बाहर निकल आते हो। तो मानसूनी जो पौने हैं ये द्वितीयक परिसंचरण, इससे आप लोगों को भौतिक और जैविक दोनों तरह के जीवन प्रभावित होते हैं। तो वही है, भौतिक एवं जैविक घटकों की विशेषताएं प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के जीवन में भी भौतिक और जैविक घटनाओं की विशेषताएं इससे भी प्रभावित होती हैं। आप लोग मानसून में तो देखते हो ना कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि पेड़ हरे होने लगते हैं, व्यक्ति हरा होने लगता है, मन मचलने लगता है, गाने वाने बड़े चलते हैं, सावन आया रे,
ठीक, ऐसा कुछ आप लोग सुनते होंगे। तो ये सब चीजें क्या है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन जो है वो मानसून के कारण ही है। तो इन कारणों के कारण भी आपको मानसूनी पवनों का अध्ययन जो हो जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मानसून आप लोगों से बार बार पूछा जाता है उसका रीजन यही बनता है कि ये पूर्ण रूप से जैविक और भौतिक, जैसे कि जैविक की बात आपके पूरे इन्वायरमेंट को मानसूनी हवाएं और मानसून पूरी तरह से इंपैक्ट डालता है ना, पूरे पर्यावरण में इसका प्रभाव दिखाई देता है। आप लोगों को कई प्रकार के जीव जंतु बाहर आते हैं, कई प्रकार के जीवों को जल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, हरियाली आ जाती है, घास का क्या हो जाता है, विकास होने लगता है, आप लोगों की तमन्नाओं का भी विकास होने लगता है। तो ये सब क्या है, ये मानसून का ही, इसलिए अतः आप लोगों को मानसून इसलिए पढ़ना चाहिए। अब मानसून को पढ़ने के लिए जब हम लोग मानसून पढ़ने की शुरुआत करते हैं, तो अभी जब हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की थी तो अपने पीछे क्या लगा हुआ था, तापीय सिद्धांत। इस तरह की विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं या संकल्पनाएं आप लोगों को दी गई हैं। उन संकल्पनाओं को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि चीजें एक बार में अगर क्लियर करने के भगाएंगे यहां पर तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आएगा तापीय सिद्धांत। सिद्धांत ये क्या है, ये मानसूनी पवनों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। लिख लीजिएगा, मानसूनी पवनों के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक है। ये आप लोगों की मेन हेडिंग है और उसमें एक सब पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो तापीय संकल्पना की जब भी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा के भी पॉइंट से आप लोग देखते रहिए इसे, कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत सर एडमंड हैरी, सर एडमंड हैली ने दिया था। ये पीटी के अकॉर्डिंग में भी कभी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब तापीय सिद्धांत नाम से ही समझ में आ रहा है कि ताप की बात करने वाला है, टेम्परेचर की बात करने वाला है। तो तापमान की यदि हम लोग बात करें इस संकल्पना में, तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो अपनी पृथ्वी में दो तरह का समय होता है, एक तो ग्रीष्म काल होता है, एक शीतकाल होता है। दो तरह की चीजें आएंगी, हम उन्हीं को लेकर चलते हैं। क्या होगा, पहला ग्रीष्म काल और दूसरा हो जाएगा शीतकाल। यही है ना, हमारे पृथ्वी में दो तरह का मौसम की अगर हम लोग बात करें तो ग्रीष्म और शीत, ठीक। अब देखो, अब यहां पर चीजें समझने वाली हैं, तो पहले ही पॉइंट से हम लोग समझते हुए चल रहे। ये हमारी क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। ये हमारे पोल हैं, साउथ पोल, ठीक है। ये हमारी इक्वेटर है। अब देखो, जहां पर सूर्य का ताप ज्यादा पड़ेगा तो वहां पर क्या है, सूर्य लंबवत होगा, ठीक। क्या होगा, जहां पर
सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी ठीक, वहां पर सूर्य लंबवत होगा। क्लियर पॉइंट है कि जहां पर सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा प्राप्त होगी वहां सूर्य लंबवत होगा, और जहां पर सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी वहां पर सूर्य क्या हो जाएगा, लंबवत नहीं है। जहां पर ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी वहां सूर्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा, शीतकाल होगा, शीतकाल हो जाएगा। और जहां पर सूर्य लंबवत है वहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल हो जाएगा। अर्थात सूर्य उत्तरायण है ये दक्षिणायन, यह भी इस बात को प्रतीक होगा ठीक, कि ग्रीष्मकाल शीतकाल की जब हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, दूसरी कंडीशन यहां पर क्या बनेगी, सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, सूर्य दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। पॉइंट बना के लिखते चलो, यदि सूर्य उत्तरायण होगा तो ग्रीष्मकाल में तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्मकाल। और यदि दक्षिण में है गोलार्ध में होगा तो नॉर्मल सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। ग्रीष्म काल है ना, और जब यहां ग्रीष्म होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, शीतकाल आ जाएगा। इतनी चीज समझ आ रही है ठीक, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा गेम कहीं ना कहीं सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा ठीक। और हमें मानसून की बात कर रहे हैं, मानसून की बात कर रहे हैं, और हम लोग मानसून में कहा उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे ठीक। तो इतनी चीज क्लियर हो गई कि ये पूरा का पूरा गेम जो है वो सूर्य ताप जिधर लंबवत होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर गर्मी की मात्रा होगी, और जहां पर लंबवत नहीं होगा अर्थात विपरीत दिशा में होगा वहां शीतकाल होगा ठीक। ये पूरा का पूरा गेम सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थिति में बनता है। इतना पॉइंट सभी लोगों को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। मानसून की चर्चा कर रहे हैं तो मानसून की अब बात करते हैं ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सूर्य की लंबवत किरणों का स्थानांतरण विषुवत रेखा के उत्तरी, ये विषुवत रेखा से उत्तरायण हो तो ये भी हम बोल सकते हैं ना कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में
लंबवत है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में। कहां पर? विषुवत रेखा के उत्तर में। अब उत्तर की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब विषुवत रेखा के उत्तर में हम बोलेंगे तो इक्वेटर का, जब हम बात कर रहे हैं ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इसका उत्तरी भाग कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और उसके दक्षिण में अगर हम लोग बात करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब जब ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में इस समय सूर्य लंबवत है। अब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, आप समझते हुए चलना, बस इसे पकड़े पकड़े चलना है। सूर्य क्या है यहां पर? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत है, ठीक। तो ये क्या कर देगा? भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि कर देगा। क्या कर देगा? भारतीय उपमहाद्वीप में द्वीप के तापमान में क्या कर रहा है? वृद्धि कर देगा। ठीक है, ये तापमान में वृद्धि कर दे रहा है। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो एशिया का मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? गर्म होगा ना। साथ ही साथ ये भारतीय उपमहाद्वीप तो गर्म हो रहा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? एशिया, क्योंकि एशिया भी तो कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। साथ ही साथ एशिया, एशिया के बैकाल झील, बैकाल झील के निकटवर्ती देशों, निकटवर्ती देश प्लस पेशावर, मुल्तान के निकटवर्ती प्रदेशों के तापमान में भी, निकटवर्ती प्रदेशों के तापमान में भी वृद्धि कर देता है, जिससे यहां पर निम्न वायुदाब का लो प्रेशर का क्षेत्र विकसित हो जाता है। ठीक,
अब आप लोग सोचे होंगे कि सर आपने भारतीय उपमहाद्वीप लिख दिया तो पेशावर एसावर, लेकिन एक चीज मैंने यहां पर और लिखी है, बैकाल झील, है ना, बैकाल झील वर्ड लिखा है। क्या बैकाल झील भी भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है? सोचने वाली बात है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बैकाल झील, झील भारतीय उपमहाद्वीप का महाद्वीप का भाग नहीं है। ऐसे नोट करके इसको डिब्बे में बंद कर लेना, नोट बनाकर। तो भाई ये बात आएगी कि साहब ये भाग किसका है बैकाल झील? तो ये रसिया में स्थित है। कहां पर है? रूस। कहां पर है? रूस। चल आगे चलें इससे। अब देखो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब भारतीय उपमहाद्वीप आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में लाओस भी आएगा, कंबोडिया भी आएगा, थाई वाई सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके कंट्रीज जो भारतीय उपमहाद्वीप के भाग है, पूरा ही है। ठीक, तो इस तरह से पकड़ के आप लोग चलेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य उत्तरायण है, आप समझना। उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या हो गया है? सूर्य उत्तरायण है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य उत्तरायण है, मतलब सूर्य की लंबवत किरणें प्राप्त हो रही है। उत्तरी सॉरी गोलार्ध, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? और जब तापमान में वृद्धि हो जाएंगी तो यहां पर पवनें कैसी हो जाएंगी? गर्म होंगी। हवाएं कैसी हो जाएंगी? हवाएं गर्म होंगी। गर्म होंगी मतलब हल्की होगी, हल्की होगी मतलब ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी मतलब उसका स्थान भरने के लिए ठंडी पवनें आएंगी। उसका स्थान ठीक है, इतनी चीजें होंगी, कॉमन है, यही फिनोमिना ही होना चाहिए, ये होगा ही होगा। अब जब इस तरह की स्थिति आएगी तो यहां पर अगर हम लोग बात करें उत्तरी गोलार्ध में भारतीय उपमहाद्वीप के पास क्या है? हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है। क्लियर है? इतनी चीज समझ आ रही है ना? हिंद महासागर है कि नहीं? उत्तरी गोलार्ध में आप भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास देखेंगे
जावा, सुमात्रा, सोमालिया। ठीक, अगर आप लोग इस पूरे रीजन को अरब सागर, आप लोग बे ऑफ बंगाल कहते हो, तो ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा हिंद महासागर है। ठीक, अब देखो इतनी चीजें यहां तक हम लोगों को क्लियर हुई हैं। इस पॉइंट के अलावा तो आपका हिंद महासागर कैसा बन जाएगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में आपके भारतीय उपमहाद्वीप में लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। ठीक, क्यों, क्योंकि यहां पर गर्मी की मात्रा ज्यादा है, तो गर्मी पड़ी, हवा ऊपर उठी, तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर, तो यहां पर लो प्रेशर बनने लगेगा। इतना पॉइंट चल रहा है। अब इसी के बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर समुद्र क्या हो जाता है, देर से ठंडा और देर से गर्म होगा, तो यहां पर बन जाएगा आपके समुद्रीय क्षेत्र में हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। का क्षेत्र क्यों, क्योंकि जब ग्रीष्म काल आएगा उसके पहले शीतकाल आ चुका है, आपका पानी धीरे 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 पूरा ओशियन का ठंडा हो चुका है। तो जब ठंडा हो गया तो यहां पर अब गर्म होने के लिए भी इसे 6 माह लगेगा, धीरे धीरे गर्म होने के लिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। इसी के अपोजिट में आप देखोगे पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन में भी क्या हो जाएगा, तापमान में कमी हो जाएगी। कमी क्यों, क्योंकि लगातार यहां पर क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में गेम चालू हो गया है। ठीक, अब जैसे ही तापमान में कमी हो जाएगी, यहां पर इस पूरे ओशियंस की बात करेंगे तो इस पूरे यहां पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है, उच्च वायु दाब का विकास होगा इस पूरे रीजन में। अब जब ये होने लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरे रीजन में वाष्पीकरण की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। अभी वहां पर रोक लेते हैं। अब पवनों की डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें तो ये भारत है आपका, और इसके चारों तरफ समुद्रीय क्षेत्र है। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये क्या है, अरब सागर है, और इधर क्या है, हिंद महासागर है नीचे। ठीक, अब यहां समझो, इस पूरे क्षेत्र पर लो प्रेशर का क्षेत्र बना है, यहां पर क्या बना है, हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। पौने किधर से चल रही हैं, स्थलीय पौने, ये जो स्थलीय पौने हैं ये कैसी हो रही है, सूर्य के प्रकाश से या ताप से गर्म हो जाती है यहां की हवाएं।
हवाएं, तो गर्म होगी, ऊपर उठेगी, हल्की होगी ना, तो हल्की होने के बाद ये ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठ जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यहां पर धरातलीय क्षेत्र खाली हो जाएगा, हो जाएगा धरातलीय क्षेत्र खाली। अब यहां पर कहां से पौने आएंगी, सागर से स्थल की तरफ पौने चलने लगेंगी। तो किधर से पौने चल रही हैं, सागरीय क्षेत्र से पौने स्थलीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो जाती हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब है पौने समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। किधर चलेंगी, अर्थात पौने समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां पर गेम क्या हो रहा है कि कई बार आप लोगों को आजकल यूपीएससी फंसाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज कर लेता है। ये महासागरीय भाग है जो हाई प्रेशर का है, उच्च वायु दाब का है। क्या है, उच्च वायु दाब। ठीक, ये क्या है, स्थलीय भाग। यहां पर क्या बना है, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब। अब देखो पौने सदैव उच्च से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, पौने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। हमेशा याद रखो ये बात कि हाई प्रेशर से पवनों की जो मूवमेंट होगी वो लो प्रेशर की तरफ हमेशा। ठीक, अब लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाएगी। लो प्रेशर मतलब हो जाता है गर्मी, गर्मी मतलब आपका ऊर्ध्वाधर जाएगी। हाई प्रेशर मतलब पौने कैसी होंगी, ऊर्ध्वाधर गति करती हैं। ठीक, लो प्रेशर ऊर्ध्वाधर गति करेंगी, या कई बार आप लोगों को लंबवत वर्ड मिलेगा, लंबवत गति। ठीक, तो दोनों ही अपने आप में सही। ठीक, ये क्या होती हैं, ये भारी होंगी, भारी, क्योंकि इनके पास जब ये जलीय क्षेत्र से चल रही हैं। अब यहां समझो ये क्या है, जल है। ठीक, तो जब जल से कोई भी पौने स्थल की तरफ जाएंगी तो इनमें क्या होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, मॉइस्चर होता है।
पवनों के पास। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि इनके पास आर्द्रता होगी। आर्द्रता होगी तो सबसे पहली बात, आर्द्रता मॉइस्चर की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतनी हैवी होगी, उतनी क्या हो जाएगी, भारी होगी। तो ये कैसे चल रही है, दिख रहा। तो इनकी गति जो होती है वो कैसी हो जाएगी, क्षैतिज होगी गति, हमेशा याद रखना है। तो कभी भी ये भी आप लोगों से कह सकता है कि महासागरीय पवनों की गति क्षैतिज तथा स्थलीय पवनों की गति ऊर्ध्वाधर होती है। स्टेटमेंट उसने दे दिया, अब आप लोग यहीं पर फंस जाए। या फिर ये बोल सकता है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ाने वाली बात नहीं है, बस आप चीजों को कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है इतना। अब इसको मैं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो तापीय सिद्धांत क्या कह रहा है, उसको अब समझने वाली बात आ गई। यहां से अब गेम स्टार्ट होता है। तापीय सिद्धांत, जहां जहां जो जो चीजें होती रहेगी वो मैं बताता चल रहा हूं आप लोगों को। तापीय सिद्धांत में क्या है कि ये कैसी हैं, अगर हम लोग देखें तो ये यहां पर गर्मी है तो यहां पर जो पवनें आ रही हैं वो कैसी हो जाएंगी, उष्ण आर्द्र होगी तापीय सिद्धांत से। और जब ये उष्ण आर्द्र पवनें आगे स्थलीय भाग की तरफ बढ़ती हैं, उष्ण आर्द्र पवनें जब स्थलीय भाग की ओर बढ़ती हैं, पॉइंट लिख लीजिएगा फिर मैं इसे बताता हूं। उष्ण आर्द्र पवनें जब स्थलीय भाग की ओर जब बढ़ती हैं, तो इन पवनों की ऊंचाई बढ़ जाती है, जिससे सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। क्या हो जाती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। अब देखो जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती हैं ये पवनें, स्थल से जब ये पवनें जलीय माध्यम से आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये पवनें कैसी, उष्ण आर्द्र हो जाती। ऊपर की ओर बढ़ेंगी तो सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो जाएगी। अब जब सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी तो नो डाउट इसका क्या हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ी, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ते ही इसका क्या हो जाएगा, संघनन प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संघनन होगा। कंडेंसेशन, संघनन होगा। अब संघनन होगा तो इससे नॉर्मल सी बात है, जब पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर बढ़ा, ऊपर की ओर गया तो वो क्या हुआ, सबसे पहले उसकी सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि हो गई। अब जब सापेक्ष आर्द्रता उसकी बढ़ गई तो कंडेंसेशन होगा।
आपका संघनन होगा, और जैसे ही संघनन प्रारंभ होगा उसके बाद क्या होंगे भाई, इस पार्ट में छोटा सा एक क्या हुआ, वाष्प पहुंच गई, उष्ण आर्द्र पवने जो है ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये क्या हुआ, ये इसका कंडेंसेशन होगा। ऊपर जैसे जैसे एक ऊंचाई तक पहुंचेंगे, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जैसे कि हम लोगों ने बात की थी एक क्लास, मैंने बताया था कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती, तो सेम चीज है, जब वाष्प ऊपर बढ़ रही है, उष्ण आर्द्र वाष्प नमी लेके पानी के साथ वो ऊपर बढ़ी है, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये ठंडी होती जाएगी। ठंडी होने का मतलब क्या है कि ये कंडेंसेशन के लिए या संघनन के लिए अग्रसर हो जाएगी। अब जब संघनन होगा तो ये क्या करेंगी, बादल का निर्माण करेगी, बादल का निर्माण करेगी। तो इसके बाद संघनन के बाद क्या हो जाएगा, यहां बादल का निर्माण होगा, और जब इसका अंदर जो बादल बना है उसका बूंद जो होगी, यहां पर बादल बना और ये छोटे छोटे बादल बनेंगे, फिर कलेक्टिव फॉर्म में एक बादल का निर्माण होगा, और जब बूंद का आकार बड़ा हो जाता है तो वो क्या होगा, आगे चलकर वर्षा होगी, यहां पर वर्षा होगी। यही आपका तापीय सिद्धांत लगातार बता रहा है कि भाई जब संघनन होगा तो यहां पर बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अब देखो, अगर हम कंडेंसेशन को थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करें, संघनन को, जैसे संघनन, ठीक, संघनन का अगर मतलब निकालें तो संघ होगा साथ साथ, संघ का मतलब क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा साथ साथ, हम साथ साथ हैं, मूवी देखे ना, साथ साथ। नन का मतलब बूंदे होता है, नन की बात करें तो बूंद होता है। ठीक, जब अगर इससे मतलब निकालें तो बादल का आयतन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर यदि हम लोग बात करें तो, एक सेकंड रुकिएगा जरा, ठीक है, इतनी चीज हो गई, बादल बना, वर्षा हुई, तो यहां से भी आप लोग तोड़ सकते हो। जब तोड़ना चाहोगे ना तो धीरे धीरे तोड़ोगे तो आप लोग इसे समझ जाओगे। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, छोटे छोटे बादल बनते हैं, छोटा छोटा कंडेंसेशन हर जगह चल रहा होता है, फिर ये क्या होता है, एक साथ एक कलेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है, बादल का निर्माण होगा, और बादल बनने के बाद यह कब तक टिका रहेगा, यहां पर लगातार, और जब इसके बूंद का आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये अपनी तरफ खींचेगा, हर चीज साइंस है, अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, तो इतनी चीज क्लियर हो गई, इसी को हम लोगों ने समझ लिया। अब यहां पर क्या कहते हैं, एडम हैरी ने कहा है, जो ये संकल्पना में ये कहना चाह रहे थे वो अब वहां पर चलते हैं। ठीक, लिखो इस पॉइंट को, एडमंड हैली ने इस सिद्धांत में कहा है कि ने इस सिद्धांत को तापीय सिद्धांत
कहा है, ठीक है, जो कब होगा, जो कि ग्रीष्म काल में होगा, जो कि ग्रीष्म काल में होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि भैया जब ये बात तो है, ये बात आपने कहा कि ये ग्रीष्म काल में ही होगा, क्यों? तो इन्होंने फिर से बताया कि अच्छा ज्यादा होशियार बन रहा है, बताते हैं ना, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। अब भाई कोई सिद्धांत दिया उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। उसने तुरंत बताया कि एक चीज बताओ भैया, जब यहां पर अगर देखा जाए तो 90 डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल एक ड्यूटी सी होती है, साउथ पोल 0 डिग्री, ठीक है। अब समझो, इन्होंने कहा कि शीतकाल में, अगर यहां पर शीतकाल आ जाएगा तो एक चीज बताओ कि इस समय सूर्य कहां होगा, दक्षिणायन होगा, ठीक। सूर्य किधर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। सूर्य की आभासीय लंबवत होगा, ठीक। अब इन्होंने कहा कि जब ये सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आभासी लंबवत होगा तो कैसे उत्तरी गोलार्ध में वर्षा होगी? यार पागल आदमी, समझ में नहीं आता तुम्हें? जो बात बता रहा हूं वो नहीं समझ में आ रही, ठीक। तो इन्होंने ये बता दिया कि भैया ये चीज है। फिर यहीं पर अगर उत्तरी गोलार्ध में अब क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। फिर उसने कहा कि अरे ऐसे कैसे? तो फिर इन्होंने समझाया कि रुको, समझो बाबू, भैया इसको समझने का प्रयास करो। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या हो जाएगा, सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होगी। सूर्य ताप की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में कम प्राप्त होगी, जिससे यहां पर उच्च वायुदाब का हाई प्रेशर का क्षेत्र विकसित हो जाएगा। अब जब इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो जहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र विकसित हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पवनों की गति की दिशा बदल जाएगी। तो इन्होंने कहा कि इस जगह के कारण यहां पर पवनों की दिशा बदल जाएगी। अब कहां से हो जाएगा, कई स्थल से, क्षेत्र से पौने जलीय क्षेत्र की तरफ, चलने लगेंगी। क्या हो जाएगा, पवनों का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वो स्थल से जल की तरफ चलने लगेंगी। क्यों? यहां पर समझने वाली बात है। क्यों भैया? क्योंकि बताया इन्होंने कि यहां पर हाई प्रेशर बन गया। अब इन समुद्री क्षेत्रों पर क्या बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है। अब पवनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्थल से जल की तरफ।
हो जाएगा। ठीक, इस क्षेत्र में गेम हो गया क्या? तो फिर कैसे होगा कि भाई पौनों का डायरेक्शन जो है, पौने स्थल से जल की तरफ चलेंगी तरफ, और यहां पर सूर्य ताप कम है, कम, वाष्पीकरण ना के बराबर हो जाएगा। क्या तो कैसे कंडेंसेशन कर लोगे यार? फिर कैसे कंडेंसेशन होगा, फिर कैसे संघनन होगा? तो यहां पर इन्होंने इन चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया और कहा जब इस तरह की स्थिति बन जाएगी तो यहां पर मानसूनी स्थिति निर्मित नहीं हो सकती है। फिर इन्होंने कहा कि यहां पर मानसूनी स्थित सूर्य के दक्षिणायन होने के पश्चात निर्मित नहीं होगी। कहा कि ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जब पौने जो हैं वो अपनी दिशा परिवर्तन कर देंगी तो भैया ये बताओ कि यहां मानसून आएगा या नहीं आएगा, यहां पर फिर कैसे हो जाएगा? तो फिर इन्होंने कहा कि ये मानसून का निर्वर्तन होता है। यहां पर इस स्थिति में ठीक, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? इस स्थिति में मानसून का निर्वर्तन या इसे ही या मानसून का लौटना कहा जाता है, या मानसून का लौटना कहा जाता है। तो ये तो इन्होंने ये पूरी बात अपनी इन्होंने रखी कि भाई ऐसा है कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तो गर्मी पड़ेगी तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उठेगी और जलीय क्षेत्र से जब पवनें आगे अग्रसर होंगी तो वाष्पीकृत करेंगी, उष्ण आर्द्र पवनें होंगी वो वाष्पीकृत करके ऊपर जाएंगी तो कंडेंसेशन होगा तो क्या हो जाएगा? संघनन होगा, संघनन से बादल का निर्माण होगा, बादल से ये क्या होगा? वर्षा करेंगी। इस तरह की पूरी सिचुएशन, इस सिद्धांत को ही इन्होंने एडमंड हैली ने कहा कि ये जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आप लोगों का ये बना हुआ है। ठीक, अब इसके आगे आलोचनाएं कई बार पूछी जाती हैं लेकिन वो ऑप्शनल का पार्ट है। ठीक है, तो आलोचनाएं इनकी भी कई आलोचनाएं एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर हिमालय प्लस तिब्बत पठार की अगर हम लोग बात करते हैं, जो इनकी आलोचना की गई उसमें क्या है? हिमालय के लिए वो अवरोधक है आपका, इसका महत्व नहीं दिया जाए। ठीक, अवरोधक है लेकिन इसका महत्व आप लोगों ने, हेली महोदय ने दिया ही नहीं कि भाई इसका क्या इंपैक्ट है। फिर तिब्बत की उच्च भूमि, ठीक, यांत्रिक प्रभाव रहता है उसमें, हमेशा रहता है, लेकिन उसको भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि क्या है कैसे है। तो कुछ पॉइंट इनकी आलोचनाओं के भी बनते हैं। ठीक, लेकिन वो ऑप्शनल के काम में आता है। जब आप लोग ऑप्शनल पढ़ते हो तो इसे और डिटेल में बताया जाता है। अभी इसको आप लोगों के केवल पेपर एग्जाम, मेंस और पीटी दोनों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आप लोगों के लिए पर्याप्त है। और चीजें जहां ना समझ में आई वहां आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए, और समझ में आया करे तो बिल्कुल पसंद करिए, लाइक करिए चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चलिए, थैंक यू, मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।